हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए, दैट इज 7th चैप्टर। एक है बिजनेस स्टडी में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ऑलरेडी हम लोग कुछ वीडियोस इसका देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओनर्स। हम लोगों ने अब तक समझा है कि ओनर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, क्यों जरूरी है, और ओनर्स फंड के बीच में और बोरोड फंड के बीच में डिफरेंस क्या है, ओनर्स एंड बोरोड फंड के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज से शुरुआत करेंगे हम लोग टाइप्स के बारे में। सबसे पहले ओनर्स फंड, यानी कि ओनर से कैसे कैसे पैसा आ सकता है। एक बिजनेस में दो तरीके से पैसा आता है, ओनर फंड, बोरोड फंड। तो ओनर्स से यानी कि मालिकों से बहुत तरीके से पैसा लिया जाता है बिजनेस में। मतलब मालिक जो है बिजनेस में बहुत तरीके से पैसा लगाता है। वो हर टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बोरोड फंड के टाइप्स को पढ़ेंगे कि एक बिजनेस को लोन चाहिए तो किस तरीके से वो लोन अरेंज कर सकता है। तो एक एक करके टाइप्स पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली टाइप्स ऑफ फंड की बात करें, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें, तो ओनर्स फंड है एंड बोरोड फंड है। ओनर्स फंड में आपका सबसे पहले इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बोरोड फंड में पहला टाइप से डिवेंचर, लोन, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एक एक करके हर एक टाइप्स को पढ़ना है। और सबसे पहले आज हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा इशू ऑफ शेयर ओनर्स फंड, दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम आपके साथ एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हम एक बिजनेस स्टार्ट किए और हम अपने बिजनेस में शुरू में 5 लाख रुपया कैपिटल लगाए। और चूंकि हम कैपिटल लगा रहे हैं तो हम हो गए मालिक इस बिजनेस के। ठीक है, बट बिजनेस जो है दिन दुगना रात चौगुना, ग्रोइंग लाइक एनीथिंग वाला ग्रोथ हो रहा था। बहुत ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ हो रहा था और हम बिजनेस को अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो हम सोचे भाई, मेरे बिजनेस में अब एक टीम होना चाहिए, मेरे बिजनेस में एक टीम होना चाहिए। और हमको जो पैसे का जरूरत पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, हम पब्लिक से अरेंज करेंगे। यानी कि मेरी कंपनी XYZ लिमिटेड का नाम है इसका, मान लीजिए, अब बहुत ग्रो कर रहा है और कंपनी को चाहिए फंड, कंपनी को चाहिए फंड। और फंड के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लोन लिया जा सकता है, किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया जा सकता है। मगर हमने कहा नहीं, हम जो है वो शेयर के माध्यम से पैसा लेंगे। तो सर ये शेयर क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए मेरी कंपनी को फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 200 करोड़ रुपए का जरूरत है। अब ये 200 करोड़ आएगा कहाँ से? कौन ऐसा बंदा है जो 200 करोड़ रुपया एक बार में मेरे कंपनी को दे दे? बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, बैंक भी नहीं देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है, इस 200 करोड़ को स्मॉल यूनिट में ब्रेक कर दे। स्मॉल यूनिट में ब्रेक कर दे मतलब हम कह रहे कि भाई, हमको चाहिए टोटल कैपिटल अपने बिजनेस में 200 करोड़ रुपया, मगर 200 करोड़ एक बार में नहीं, आप इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक शेयर का दाम रखा, एक आपने शेयर के फॉर्म में ब्रेक किया और आपने एक शेयर का दाम रखा 100 रुपया। तो 100 रुपया और टोटल 200 करोड़ आपको चाहिए, तो आपको टोटल हर शेयर पे 1 रुपया, 100 रुपया, तो टोटल 2 करोड़ शेयर आपको बेचना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 200 करोड़ रुपए अरेंज कर सकते हैं। 200 करोड़ में मान लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो एकदम सिंपल सा टर्म, मान लीजिए कि आपको 1,000 रुपया चाहिए अपने कैपिटल में। इसको 1 करोड़ को, 200 करोड़ को 1,000 में कन्वर्ट कर, आपको 1,000 रुपया चाहिए कैपिटल के लिए। और 1,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है मान लो। तो इस केस में होगा क्या कि हम 1,000 रुपये को स्मॉल यूनिट में तोड़ेंगे और एक शेयर का दाम रखेंगे, एक शेयर का दाम रखेंगे 10 रुपया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमको कितना बेचना पड़ेगा, 100। एक शेयर का दाम 10,
है ना, 10 रुपया पर शेयर और 100 शेयर है तो टोटल मेरे पास 1000 रुपया आ जाएगा। तो ये जो 1000 रुपये को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक किए, दैट इज 10 रुपया, इसी को बोलते हैं शेयर। अब होगा क्या कि कंपनी को जब 200 करोड़ रुपया चाहिए, मान लीजिए 200 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये जाके पब्लिक को अप्रोच करेगा, पब्लिक को अप्रोच करेगा कि आइए आप पब्लिक लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए। मेरे कंपनी का दाम है, एक शेयर का दाम है 100 रुपया, एक शेयर का दाम है 100 रुपया, मुझे टोटल चाहिए 200 करोड़ रुपया। आप पैसा लगाइए और ओनर बन जाइए। क्या बन जाइए? ओनर। क्योंकि हम इस पैसा के बदले हम आपको बोले कि आप लोग आओ मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, हम अपने बिजनेस का ओनरशिप देंगे, तो तुम जितना पैसा दोगे उसके हिसाब से आपको ओनरशिप मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि अगर किसी के पास 1000 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है, तो वो 10 शेयर खरीदेगा 100 रुपया वाला, वो भी पैसा लगा पाया। किसी के पास 5 लाख रुपया है, तो वो कितना पीस शेयर खरीदेगा? 100 रुपया वाला शेयर 5000 पीस खरीदेगा, तो ये पैसा भी लगा पाएगा। तो शेयर में ब्रेक करने से क्या होता है ना, हमको 200 करोड़ रुपया चाहिए। अब कोई किसी के पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया भेजेगा वो, और उसको 10 शेयर मिल जाएगा। किसी के पास 5 लाख रुपया है और वो लगाना चाहता है 5 लाख रुपया, तो 5000 शेयर खरीदेगा। कोई लाखों रुपया लगा सकता है, कोई करोड़ों लगा सकता है, जो जितना खरीदे। यानी कि इससे एक फायदा क्या है कि हर तरीके के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं इक्विटी शेयर। बात समझे? इक्विटी शेयर के फॉर्म में पैसा अरेंज करना, जहां पर कंपनी आम जनता से फंड अरेंज करती है स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो 200 करोड़ को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का रूप दिया है 100 रुपया, इसी को बोलते हैं शेयर, इसी को हम लोग शेयर बोलते हैं, है ना। चलिए, अब सर मालिक तो बन गए, और क्या होगा? तो आपको अब मान लीजिए कोई भी बंदा अगर 1000 भी लगा रहा है या फिर 5 लाख रुपया भी लगा रहा है, तो उसको तो पैसा चाहिए, रिटर्न बेनिफिट चाहिए। तो यहाँ पर बेनिफिट जो मिलता है ना, कंपनी जो भी बेनिफिट देगी वो डिविडेंड के तौर पे देगी। जैसे आप अपना बैंक में पैसा रख दोगे तो आपको बैंक वाला क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। यहाँ पर कंपनी वही चीज पैसा ही दे रही है, जो भी फायदा हो रहा है आप लोगों के बीच में बढ़ जाएगा, मगर उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या? डिविडेंड। इंटरेस्ट ना बोल के क्या बोल देते हैं? डिविडेंड बोल देते हैं। यानी कि ओनर को जो पैसा, अब आप हो गए ओनर, क्यों? क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया। आप भले ही 1000 इन्वेस्ट किए किए तो सही, तो आप हो गए ओनर। अब ओनर का ये मतलब नहीं है कि तुम मैनेजमेंट संभालने लगोगे। आपको याद होगा हम बताए थे कंपनी में, कंपनी के केस में ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। तो ओनर कोई भी हो, इट डजंट मैटर, डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को सेलेक्ट कौन करता है? तो ओनर सेलेक्ट करता है। जैसे हमारा देश कैसे चलता है, देश का डिसीजन, जैसे हमारे बिहार का डिसीजन कौन लेता है? नीतीश कुमार। मगर हम लोग सेलेक्ट कौन करता है? हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। नीतीश कुमार हो गए मैनेजमेंट और हम लोग हो गए इस बिहार के मालिक। हम लोग ही सेलेक्ट कर रहे हैं, मगर डिसीजन कौन ले रहा है? नीतीश कुमार, बिहार का। ये वाला चीज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक सा बात आपको समझाने की कोशिश की कि शेयर क्या होता है। शेयर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और शेयर जो खरीदते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। जो खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और इनको ओनर भी बोला जाता है कंपनी का, क्योंकि इनको मालिकाना हक मिला है। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, और कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट इनके पास होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ओनर्स कैपिटल के तौर पे अगर आपको पैसा लाना है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, हम एक कंपनी चला रहे हैं, हम एक कंपनी के मैनेजमेंट में हैं, और हम अपने कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहिए फंड।
और फंड के लिए अगर हम आम जनता को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आराम से इजिली कर सकते हैं, मगर पहला तरीका क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर के माध्यम से। तो चलिए अब समझते हैं कि इक्विटी शेयर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें ओनर का कैपिटल डिवाइडेड होता है। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपया कैपिटल है, 1,000 रुपया कैपिटल है, तो हम क्या किए, एक शेयर का दाम रखे हैं 10 रुपया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, शेयर। ठीक है, तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट in which the owner's capital is divided. A share is interest of a share is interest of shareholder in the company measured by some money for the purpose of liability and interest. A share may be also defined as the unit of measured share interest in the company. तो आप बस इतना ध्यान रखो कि शेयर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें कि कैपिटल को ब्रेक किया गया। अब इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का दो टाइप है, मतलब शेयर का दो टाइप है। क्या क्या, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। तो अभी जो हम आपको सिखा रहे थे कैलकुलेशन, वो था शेयर। अब एक एक करके पढ़ते हैं, पहले इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, फिर प्रीफरेंस शेयर पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर बात करें ना, तो जो सबसे ज्यादा रिस्क जो लेता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। देखो, मालिक लोग जो होते हैं ना, वो बिजनेस में लेते हैं रिस्क, और जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो पहले इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, देन प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे। तो अगर आप कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंपनी में, तो आप या तो इक्विटी शेयर के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो प्रीफरेंस शेयर के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, शेयर मीन्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड एंड इंक्लूड स्टॉक। इक्विटी शेयर इज अ कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर परमानेंट और ओनर्स फंड कैपिटल। अच्छा, खास बात क्या होता है पता है, कि इक्विटी शेयर में आप जो पैसा लगाते हैं वो ओनर, जैसे हम मान लीजिए दुकान चला रहे हैं, और हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो परमानेंट होता है। जब तक दुकान है तब तक वो मेरा पैसा लगा हुआ रहेगा, क्योंकि हम वहां के मालिक हैं। उसी तरीके से आप अगर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप मालिक बन रहे हो, तो जब तक कंपनी रहेगा तब तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, बस आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट मिलते चला जाएगा। तो इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। द इक्विटी शेयर आर दोज सोर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो लाइन हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको समझेंगे। द इक्विटी शेयर are those shares which do not carry any special and permanent preferential right in the payment of annual dividend or repayment of capital. इक्विटी शेयर वो शेयर कैपिटल होता है जहां पर लोगों को प्रॉफिट तो मिलता है। जैसे आप लोग मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदेंगे, तो आप कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, मगर कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक जो है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कल को कंपनी बंद होती है तो आपको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, पहले आपको सारा उधार पूरा लोन चुकाना पड़ेगा, देन जाके आपको पैसा मिलेगा। एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, वाइंड अप मतलब क्लोज करना, कंपनी बंद करना, कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर रिटेन्ड ओनली आफ्टर क्लेम हैज बीन सेटल्ड। जब कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, क्योंकि मालिक हो ना भाई, शेयर होल्डर क्या होता है, मालिक, और मालिक को सबसे आखिरी में पैसा मिलता है। पहले बाहर का जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो रीपे करो। प्रायर टू द ईयर 2000 द कंपनी वर अलाउड टू इशू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट ओनली। इन 2000 amendment was made in the company permitting the company issue two category of equity share: equity share with equal right, equity share with differential right as to dividend.
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2000 से पहले, सन 2000 से पहले इक्विटी शेयर सिर्फ एक ही तरीके का इशू होता था विथ इक्वल राइट। बट 2000 के बाद एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस, बदलाव किया गया रूल्स एंड रेगुलेशन में, और वहां पर इक्विटी शेयर विथ डिफरेंट राइट एज डिविडेंड दिया गया। मतलब जो जितना कैपिटल लगाएगा उसके हिसाब से उसका डिविडेंड बढ़ेगा, जो जितना कैपिटल लगाएगा उसके हिसाब से उसको उतना पावर मिलेगा। मतलब जो कम पैसा लगाया तो कम पावर, जो ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा पावर, है ना। इन रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के हिसाब से भी वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। अब एक एक करके इसको पढ़ते और क्लियरिटी आएगा। इक्विटी शेयर क्या होता है? तो सबसे पहला, प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं ये लोग। सर प्राइमरी रिस्क बियरर क्यों कह रहा है? क्योंकि भाई ओनर ही सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, वर्कर रिस्क नहीं लेता है, सप्लायर रिस्क नहीं लेता है। रिस्क कौन लेता है? मालिक। और मालिक यहाँ पर कौन है? शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए इन लोगों को प्राइमरी रिस्क बियरर कह रहा है, क्योंकि कल को लॉस अगर होता है तो पूरा लॉस कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर, मालिक। So the equity shareholder are the primary risk bearer of the company in case of the company suffer loss. अगर कंपनी को लॉस होता है then equity shareholder have to bear the loss. The due payment is given to creditor before the equity shareholder, है ना। तो किसी भी तरीके का लॉस होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेगा, और साथ ही साथ कोई भी पेमेंट करने की बात आती है ना तो सबसे पहले क्रेडिटर, बाहर के लोगों को पेमेंट किया जाता है, तब मालिक को पैसा मिलता है। ठीक है, क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम। अच्छा, खास बात क्या होता है? मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट हम घर लेके नहीं जाएंगे, पहले प्रॉफिट से सारा एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे। बिजली बिल, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, कुछ भी है वो पूरा पेमेंट होगा। देन जो बचा हुआ है वो मालिकों के बीच में बचेगा। तो इसलिए कह रहा है क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, मतलब बचा खुचा जो प्रॉफिट होता है सब कुछ खर्च करने के बाद शेयर होल्डर के बीच में बचता है, क्योंकि शेयर होल्डर मालिक होता है और मालिक को सबसे लास्ट में पेमेंट होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू हैव क्लेम ओवर लेफ्ट ओवर इनकम। लेफ्ट ओवर इनकम मतलब बचा कुचा। They get share in income left after satisfying the claim of all the creditor, outsider and preference shareholder. सबको देने के बाद, क्रेडिटर है, आउटसाइडर है, प्रेफरेंस, सबको देने के बाद ये सेटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेरा आपका बेसिस फॉर लोन। अच्छा, अब क्या है ना, किसी भी बिजनेस को लोन जो मिलता है वो डिपेंड करता है उस पे कि आप कितना कैपिटल लगाएं। मान लीजिए अगर हम अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया कैपिटल लगाएं तो हमको 10 लाख रुपया लोन कभी नहीं मिलेगा, या तो 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, बहुत ज्यादा तो 80,000 रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मगर आप आप क्या किए, आप 1 लाख रुपया कैपिटल लगाए थे और कंपनी को रन करने के लिए और मार्केट में शेयर इशू कर दिए, आपने 5 लाख रुपए का शेयर इशू कर दिया, तो टोटल कैपिटल आपका कितना बढ़ गया? बढ़ के हो गया 6 लाख रुपया। टोटल कैपिटल बढ़ के हो गया 6 लाख रुपया। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप कैपिटल शेयर इशू करते हैं, आपका लोन लेने का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे के हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बिजनेस में अगर 10 लाख इन्वेस्ट है तो हमको 10 लाख के हिसाब से लोन मिलेगा। अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं तो 1 करोड़ के हिसाब से लोन मिलेगा। तो जितना बड़ा बिजनेस, जितना ज्यादा कैपिटल, उतना ज्यादा लोन लेने का कैपेबिलिटी। तो वही कह रहा है बेसिस फॉर लोन। इक्विटी शेयर होल्डर के आधार पे, इक्विटी शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ, इसके आधार पे लोन लिया जाता है। अच्छा, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कंपनी के केस में होता है। कोई अगर दुकान चला रहा है तो बेसिकली बेसिस ऑफ लोन की अगर बात करें, इसका मतलब होता है कि जितना ज्यादा आप कैपिटल लगाओगे, जितना ज्यादा ओनर्स फंड रहेगा, उतना ज्यादा लोन मिलेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस on which loan can be raised. The amount of equity share capital adds to the credibility of the company.
क्रेडिबिलिटी में एडिशन करता है। मतलब अगर हम 1 लाख कैपिटल लगाएं तो 1 लाख के हिसाब से लोन मिलेगा, और 10 लाख रुपए लगाएं तो 10 लाख के हिसाब से, और 50 लाख लगाएं तो 50 लाख के हिसाब से लोन मिलेगा। तो जितना ज्यादा कैपिटल लगाते हैं उतना ज्यादा आपका लोन का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। The amount of equity share capital increases the confidence of the creditor। अब क्रेडिटर का कॉन्फिडेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि क्रेडिटर को लगता है कि भाई अब तो टाइम पे पेमेंट आ जाएगा क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। कंट्रोल की बात करें, सर ये लोग पैसा लगा रहा है, अगर मान लीजिए आप लोग मेरे कंपनी में पैसा लगाओगे तो कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं मेरे बिजनेस को? तो देखिए, कंट्रोल के नाम पे आपके पास रहता है वोटिंग राइट। आप मैनेजमेंट सेलेक्ट करिए, मैनेजमेंट सिलेक्शन में आपका पार्टिसिपेशन होगा। अगर आप मैनेजमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट आपके हिसाब से काम करेगा, बट मैनेजमेंट कंपनी के हित में काम करता है। जैसे आपने पैसा लगाया मेरे कंपनी में तो आप मेरे बिजनेस में काम नहीं करोगे, आप लोग एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लोगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा और ये मेक श्योर करेगा कि शेयर होल्डर को भी दिक्कत ना हो और कंपनी को भी लॉस ना हो। तो ये चीज है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव कंट्रोल ओवर इट्स एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर कास्ट वोट टू सेलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। मैनेजमेंट में कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी, जो कि कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी को कंट्रोल करता है। हाई प्रॉफिट, है ना। अगर बात करें शेयर होल्डर की तो कंपनी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी लॉस होगा। तो जनरली देखा गया है, और भी कई तरीके हैं, मगर अगर हम मान लीजिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक में रख सकते हैं, डिवेंचर खरीद सकते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओनर बन सकते हैं। तो मेरा पैसा अगर कंपनी में लग रहा है तो वो जितना ग्रो करेगा मेरा पैसा भी ग्रो करेगा, तो ये ज्यादा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए कह रहा है हायर प्रॉफिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर आर फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स्ड इनकम। अब ये डिवेंचर होल्डर कौन होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है, ये आगे पढ़ेंगे, मगर एक बात बता सकते हैं आपको इतना फिलहाल कि ये लोगों को फिक्स रिटर्न मिलता है, मगर इक्विटी शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो इनको फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा मिलेगा पैसा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिलेगा। नेक्स्ट है प्री इम्पिटिव राइट। प्री इम्पिटिव राइट क्या होता है, तो देखिए, अगर मान लीजिए आज हम आप लोगों को शेयर बेचे और आप लोग मेरे कंपनी के मालिक बन गए, ठीक है भाई, कल को फिर कंपनी ग्रो किया, फिर कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ा, फिर कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आप लोगों ने चूंकि मेरे से पहले शेयर खरीदा है, तो आपके पास राइट है कि अगर कंपनी फ्यूचर में कल को फिर शेयर इशू करेगा तो सबसे पहले आपको अप्रोच करेगा, आपको आपसे पैसा अरेंज करने का कोशिश करेगा कि हाँ भाई और शेयर खरीदिए और आप मालिक बनिए। अगर आप उस चीज को राइट को अवेल नहीं करते हैं, आप परचेज नहीं करते, तब कंपनी किसी और को मालिक बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं पहले उनसे पूछा जाता है अगर कंपनी को नया शेयर इशू करना है, और वो अगर नहीं खरीदते हैं तो किसी और को बेचा जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्री इम्पिटिव राइट, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर आर गिवन प्री इम्पिटिव राइट बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, whenever a company is planning to issue new equity share, है ना, फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है, it must offer share to the existing shareholder first। तो जो पहले से हैं उनको दिया जाएगा। If existing shareholder refuse to buy new share, then company shall offer this share to general public। और अगर कंपनी का, तो बेसिक सा फंडा क्या है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर नहीं खरीदता है
तो फिर वो किसी और को दे सकता है, कंपनी किसी और को बेच सकती है, मगर सबसे पहले किसको बेचे जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। द राइट दिस राइट प्रोटेक्ट कंट्रोलिंग द राइट ऑफ इक्विटी शेयर। और ये राइट से फायदा क्या होता है कि आपके पावर को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए और हम शेयर होल्डर हैं, कंपनी और शेयर अगर बेच देती है किसी और को, तो हम तो मालिक थे ही, जिसको बेचा वो भी मालिक बन गया, तब वो भी डिसीजन लेगा और हम भी डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है कि मेरा डिसीजन उसे मैच ना करे, तो इसलिए ये राइट आया, प्री इम्पिटिव राइट, कि नहीं, पहले जो एग्जिस्टिंग ओनर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पहले उसको अप्रोच करो और उससे पूछो कि वो लेना चाहता है कि नहीं। अगर लेता है तो ठीक है, उन्हीं को बेचा जाएगा, अदरवाइज नहीं तो किसी और को बेचा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, परमानेंट कैपिटल। सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल इसको बोला जाता है, शेयर कैपिटल को। क्यों? क्योंकि आप जो मालिक होने के नाते पैसा इन्वेस्ट करोगे कंपनी में, जब तक कंपनी रहेगा तब तक आपको पैसा उसमें लगा हुआ रहेगा। आपका अगर डेथ भी हो जाता है कोई मैटर नहीं, आपके परिवार को वो पैसा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मगर जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक आपको पैसा उसमें लगा हुआ रहेगा। तो ये, क्योंकि बिजनेस है ना भाई, आप मालिक हो, तो बिजनेस का जब तक लाइफ रहेगा तब तक पैसा लगा हुआ रहेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड परमानेंट फंड ऑफ कंपनी। देयर इज नो फिक्स्ड कमिटमेंट टू रिटर्न द मनी और पे फिक्स्ड डिविडेंड। ना यहाँ पे रिटर्न करने का कोई कमिटमेंट होता है, ना यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देने का कमिटमेंट होता है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। आज हम लोग सीखे कि ओनर्स फंड में सबसे पहला इक्विटी शेयर, शेयर क्या होता है। ओनर्स फंड का एक टाइप है इक्विटी शेयर, शेयर एक टाइप है, और शेयर में भी दो क्लासिफिकेशन है, इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफरेंस शेयर क्या होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।